Welcome, dear student. Myself, Dr. Kanak Dwivedi from School of Education. In the series of my video lecture, जो आपका पेपर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, इसमें मैं रिसर्च का लेक्चर ले चुकी हूँ, एक पहले कवर कर चुकी हूँ। दूसरे रिसर्च के दूसरे लेक्चर में दोबारा से हम रिसर्च और उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसको कई बार समझना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि अनुसंधान क्या है। बीएड लेवल पे तो रिसर्च क्या है इसको और थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पहली बार ये शब्द आप सुनने को मिल रहा होगा, तो इससे आप अवगत हो जाएं इसको। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में भी रिसर्च और उसके टाइप्स को बताया है। अभी पूरे टाइप्स ख़त्म नहीं हुए, फिर भी हमने सोचा जब दूसरे लेक्चर में एक बार और रिसर्च और उसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, जनरल कंसेप्ट, उसको हम बताएंगे, और जो टाइप्स रह गए थे उसको दोबारा से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब दोबारा से हम समझेंगे कि रिसर्च क्या है और रिसर्च के कितने क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, और जो टाइप्स रह गए थे उसको दोबारा से हम लोग समझ कि रिसर्च मतलब बेसिकली होता है कि एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर गेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब कि हम जब दोबारा से फाइंड आउट करते हैं किसी फिनोमेना के बारे में, किसी अप्रोच के बारे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, जब हम दोबारा से कोई चीज़ को दोबारा से समझते हैं या दोबारा से पढ़ते हैं और फिर दोबारा कोई रिजल्ट निकलता है, तो ये क्या कहलाता है? रिसर्च। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि रिसर्च जो है इज अ साइंटिफिक and systematic search for gaining information on a specific topic। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि रिसर्च क्या है। अब रिसर्च में कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके फंडामेंटल्स को समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अब आता है कि हम रिसर्च किस पे करते हैं। रिसर्च बेसिकली हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे होता है, और उस पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आप समझना चाहेंगे कि पॉपुलेशन हम किसको कहेंगे या यूनिवर्स हम किसको कहेंगे जिस पे हम रिसर्च करेंगे, तो हमने एग्जाम्पल लिया कि एक मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लाइक या लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंडर में 10 कॉलेजेस हैं, और उन 10 कॉलेजेस के 10,000 स्टूडेंट पे हमको रिसर्च करनी है। तो 10,000 स्टूडेंट जो हो गए वो हमारा क्या हो गया? हमारा पॉपुलेशन हो गया। मतलब लखनऊ सिटी के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो 10 कॉलेजेस हैं, उन 10 कॉलेजेस के अंतर्गत जो 10,000 स्टूडेंट हैं उस पे हमको रिसर्च करनी है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि जो हमारी पॉपुलेशन हुई वो हो गई आपकी 10,000 स्टूडेंट। अब 10,000 स्टूडेंट चूँकि एक बहुत बड़ा मतलब एरिया हो गया ये, या बहुत बड़े लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना होगा, तो इसलिए अब 10,000 स्टूडेंट में अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितने हमारे उसमें कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल हैं। तो हम दो तरीके से इसको समझ सकेंगे सिंपली, कि अगर हम उसको सैंपल बेसिस पे समझें, मतलब 10,000 स्टूडेंट क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन हो गई, तो उसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे कर लेंगे?
जैसे कि हमने 3 कॉलेजेस लिए और 3 कॉलेजेस में 100 स्टूडेंट अगर हमने लिए, हर कॉलेज से 100 स्टूडेंट लिए, तो 300 स्टूडेंट पे जब हम कोई चीज़ कंडक्ट करते हैं तो वो 300 जो हो गया वो हमारा सैंपल हो गया। तो हमने यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या समझा, एक बड़ा अमाउंट, जिसके तहत हमने एग्जाम्पल लिया कि लखनऊ सिटी के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 10 कॉलेजेस और 10 कॉलेजेस के 10,000 स्टूडेंट, मतलब एक कॉलेज में अगर 1,000 हैं तो 10 कॉलेज के 10,000 स्टूडेंट हो गए। तो 10,000 स्टूडेंट जो है वो हमारा यूनिवर्स हो गया, मतलब स्टूडेंट्स की संख्या हो गई। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या है तो उतनी बड़ी संख्या पे हम रिसर्च करना हमको मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सैंपल लेंगे, जिसके तहत हम क्या करेंगे, हम 3 कॉलेजेस को लेंगे और 3 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को देखेंगे, वो हमारा सैंपल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स क्या है या पॉपुलेशन क्या है, और पॉपुलेशन के बाद सैंपल क्या है। अब समझेंगे कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है। टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट विच वी वांट टू स्टडी, वो आपका हो जाता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है वो 2 तरीके से होते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। लाइक फाइनाइट पॉपुलेशन जिसमें हमें नंबर्स का पता हो, और इनफाइनाइट जिसमें हमें नंबर्स का पता नहीं हो। जैसे आपने जैसे कॉलेजेस लिए जिसमें हमको नंबर्स का पता है, बट अब अगर कोई एक पेड़ है उसमें हम कहें कि आप उनकी पत्तियों को गिनिए, तो वो एक इनफाइनाइट टर्म हो गया। या आकाश में कितने तारे हैं उनको गिनिए, ये एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट विच वी वांट टू स्टडी, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया, या हम इसको यूनिवर्स कह सकते हैं। और पॉपुलेशन में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इन द पॉपुलेशन इज नोन एज फाइनाइट, या एग्जैक्ट नंबर। अब या एग्जैक्ट नंबर जब हमें पता नहीं होता है तो वो हम इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया फाइनाइट पॉपुलेशन की 10 कॉलेज और 10 कॉलेज के 10,000 स्टूडेंट, मीन्स हर कॉलेज के 1,000 स्टूडेंट जो हो गए वो फाइनाइट पॉपुलेशन के तहत आ गए। अब हम बात करेंगे सैंपल की, जिसमें सैंपल में हम देखेंगे कि सैंपल की क्या डेफिनेशन हो सकती है। इट इज़ अ पार्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन जो है, जैसे हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, 10 कॉलेज और 10 कॉलेज के 10,000 स्टूडेंट, और 10,000 स्टूडेंट मीन्स एक कॉलेज में जब 1,000 स्टूडेंट है तो 10 कॉलेज के 10,000 स्टूडेंट हो गए, ये आपका पॉपुलेशन हो गया। और उसका सैंपल क्या हो गया, एक कॉलेज और एक कॉलेज के जो स्टूडेंट हो गए वो आपके सैंपल हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा सैंपल हो जाता है। सैंपल क्या है, इट इज़ अ पार्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। स्मॉल और लार्ज सैंपल, जब नंबर ऑफ सैंपल जो है वो कम होगा, लेस देन 30 होगा, तो वो स्मॉल पॉपुलेशन हो जाता है। और जब सैंपल जो होता है वो ज़्यादा होगा 30 से, तो वो जो होगा वो होगा लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल साइज। अब इसी तरह हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ सैंपल।
कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और सैंपल का जो साइज़ है वो क्या है। ये कैसे होगा पता, जैसे पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, या जो सैंपल हमने लिया है वो स्मॉल है कि लार्ज है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी पार्ट होती हैं आपकी रिसर्च की। अब एक और टर्म आता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिकल वैल्यू। पैरामीटर वो होता है जब हम पॉपुलेशन के बारे में जब हम कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकालते हैं तो वो पैरामीटर हो गया, और जब हम किसी सैंपल के से रिलेटेड जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो हो गया आपका स्टैटिस्टिक। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिकल वैल्यू रिलेटेड टू पॉपुलेशन are called parameter and those related to sample are called statistic। तो दो चीज़ें होती हैं, जब हम पॉपुलेशन से रिलेटेड वैल्यू निकालते हैं तो पैरामीटर कहलाती है, और जब हम सैंपल से रिलेटेड वैल्यू निकालते हैं तो वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। तो स्टैटिस्टिकल वैल्यू आर related to population are called parameter and those related to sample are called statistic। पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सब रिसर्च के फंडामेंटल्स हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट मतलब दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, एक दूसरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर यूज्ड when certain assumptions can be made regarding the characteristics of the population। मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट हुए, पैरामेट्रिक टेस्ट उनको हम कह सकते हैं, उन टेस्ट को कहते हैं जब हम कोई assumptions निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, मतलब बड़े एरिया में जब हम काम करते हैं और फिर हम बड़े पॉपुलेशन से हम उसके बारे में, मान लीजिए हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 10 कॉलेजेस में पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट्स के बारे में कोई डेटा कलेक्ट किया या उसके बारे में एजम्पशंस दिए, तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट हुआ जब हम सैंपल से रिलेटेड, पॉपुलेशन के सैंपल से रिलेटेड जब हम एजम्पशंस देते हैं तो वो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाता है। मतलब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ when the number of assumptions can be made about the population, then the parametric test are non-parametric test are used। तो इस तरीके से parametric tests are used when certain assumptions can be made regarding the characteristics of population, when no assumptions can be made about the population, then non-parametric tests are used। Basically जब हम किसी भी तरह का assumption नहीं कर सकते हैं population के बारे में तो वो non-parametric test कहलाता है। अब बात करते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है रिसर्च में। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये होता है जब हम कोई रिसर्च हमने किया और उस रिसर्च के तहत हमको ये लगे कि रिजल्ट में 99% जो हमारा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट है, तो वो 99% जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और 0.1% या 1% अगर आपको लगता है कि नहीं ये ह्यूमन एरर हो सकता है तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। तो ये डिफरेंस है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। अब बात आती है कि कितने तरह के टेस्ट, ये हमने इस तरीके से हमने रिसर्च क्या है, रिसर्च
से रिलेटेड क्या क्या आपके चीज़ें होती हैं, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोगों ने समझा। पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें जो हमने समझा था टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स में, उसमें हम कितना समझ पाए थे। पहला हमने टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स में हमने जाना था कि फंडामेंटल रिसर्च होती है, या फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर या बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, या नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होता है फंडामेंटल रिसर्च, जो कि हमको थ्योरीज देता है, प्रिंसिपल देता है, या कोई जनरलाइजेशन की जाती है। दूसरा था हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो होता है डे टू डे प्रॉब्लम्स या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जब हम किसी थ्योरीज को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और जब प्रॉब्लम को दूर करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च होता है। थर्ड रिसर्च आपका आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च कहलाता है जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में या क्लासरूम में जो इमीडिएट प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उसको दूर करने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। इसके बाद आती है आपकी कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, और उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं, एजम्पशंस देखते हैं, तो वो जो रिसर्च कहलाएगी वो कोरिलेशन रिसर्च कहलाती है। इसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कि डिटेल्ड होती है किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में। जब हम डिटेल स्टडी करते हैं उसके बाद हम जब कोई सॉल्यूशन देते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तहत की जाती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के में सबसे कॉमन मेथड जो होता है वो सर्वे मेथड होता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसके तहत हम पास्ट में दिए गए जो हमारा डेटा है उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे। ये मेथड, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च is that research which has an objective, systematic, control, investigation for the purpose of predicting and controlling phenomena and examining probability and causality among selected variables। जो भी variables हमने choose किए हैं, उन variables को जब हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिसर्च करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, सिस्टमैटिक होती है। इसके अलावा एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में इस रिसर्च को हम करते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है? For the purpose of predicting and controlling phenomena। मतलब जो भी फिनोमेना चल रही है उसके प्रिडिक्शन के लिए और कंट्रोल करते हैं उस फिनोमेना को, और उसके बाद हम उसको एग्जामिन करते हैं जो भी हमने वेरिएबल्स सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो डिज़ाइन होती है वो This design is most appropriate in controlled setting such as laboratories। Basically जो experimental research होती है वो laboratories में ही हम करते हैं, और एक control setting में ये research की जाती है। The design assumes random assignment of subject and random assignment of groups। ठीक है। It attempts to explore cause and effect relationship where cause can be manipulated
to produce different kind of effects. मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं, और जिसमें हम कॉज मतलब जो कारण है उसका हम मैनिपुलेशन करते हैं ये चेक करने के लिए कि कारण से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट के रिजल्ट को देखते हैं। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम असाइनमेंट दिस डिजाइन कैन बी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इन द वर्ल्ड। मतलब हम नॉन लेबोरेटरी सेटिंग में अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा दिक्कत भरा होगा, क्योंकि इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट दिखते हैं और एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। और अगर लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर अगर ये हम रिसर्च नहीं करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। The simplest experimental design includes two variables and two groups of participants। जो सबसे सिंपल तरीका होता है या जो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, उसमें हम दो वेरिएबल्स लेते हैं या दो ग्रुप्स लेंगे जो पार्टिसिपेंट्स की होंगी। इसमें जो दो वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। द टू वेरिएबल वुड बी इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसके तहत जो हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लेंगे उसमें बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। The IV is the predictor variable, whereas the DV is the outcome variable. Researchers manipulate and control the IV independent variable to study the effect on dependent variable. मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आउटकम वेरिएबल होगा। तो इस तरीके से जो रिसर्चर होता है वो मैनिपुलेट और कंट्रोल करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जिससे कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को पढ़ सके या स्टडी कर सके। द टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंट्रोल या एक्सपेरिमेंट ग्रुप। ठीक है, अगर हमने दो ग्रुप लिए, एक ग्रुप जिसमें हमने कंट्रोल ग्रुप रखा और एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा। बिफोर बिगनिंग द एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर रैंडमली असाइन हिज और हर सैंपल टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, द कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, या हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप और क्लिनिकल ग्रुप। पहले हम लोगों ने वेरिएबल्स, अब हम किसकी बात करते हैं, ग्रुप की, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो एक होगा ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा होगा आपका क्लिनिकल ग्रुप, या हम कह सकते हैं एक कंट्रोल ग्रुप होगा और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। द कंट्रोल ग्रुप रिसीव नो मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। whereas the experimental group receive the manipulation of independent variable। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तहत ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च करते हैं। अब नेक्स्ट रिसर्च आपकी आती है कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डिजाइन। कॉजल कंपैरेटिव या एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डिजाइन में हम अटेम्प्ट होता है टू एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, whereas causes already exist and cannot be manipulated।
जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन होती है उसके अंतर्गत जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम जो रिलेशनशिप देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, उसमें कॉज जो पहले से घट चुका है उसको हम, जो कारण जो पहले से है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. इट यूजेस व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड लुक बैकवर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई. मतलब जो कारण पहले से घट चुके हैं और उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उन कारणों को देखते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कारण क्यों घटे. मतलब हम पहले से जो जो एग्जिस्ट कर रहा है कॉज, उसको जिसको उस कॉज को जिसको हम अब नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये क्यों हुआ. इस रिसर्च को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं. इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कोरिलेशन और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन. जो नेक्स्ट रिसर्च डिज़ाइन है उससे हम कहते हैं कोरिलेशन और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन. इसके तहत इट अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप टू मेक प्रेडिक्शन. इसमें रिलेशनशिप, जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके द्वारा हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं रिसर्च के बारे में. इट यूजेस वन सेट ऑफ सब्जेक्ट विथ 2 और मोर वेरिएबल्स फॉर ईच अदर. इसमें एक जो भी सब्जेक्ट हम लेते हैं उसके तहत 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिसके बीच में हम कोरिलेशन या प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च can be quite informal, relying on secondary researches such as reviewing available literature or data, or qualitative approach such as informal discussion with consumer, employee, management of competitor, and more formal approaches through in-depth interviews, focus group and projective methods, case studies or pilot studies. जैसे हम लोगों ने देखा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो बहुत इनफॉर्मल होती है और ये रिलाई करती है सेकेंडरी रिसर्चेस पे. बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के थ्रू हमें कोई पहले से कोई इंफॉर्मेशन, मतलब ये एक्सप्लोर करती है और एक्सप्लोर करके ही नए इंफॉर्मेशन हमें मिलता है. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हमें अवेलेबल लिटरेचर और डेटा जो हमें मिलता है उसके द्वारा हम क्वालिटेटिव अप्रोच जैसे इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू विद कंज्यूमर या एम्प्लॉयज़ के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू हम साथ साथ ही इंफॉर्मेशन गैदर करते जाते हैं. और एंड मोर फॉर्मल अप्रोचेस लाइक इन डेप्थ इंटरव्यूज़ या फोकस ग्रुप प्रोजेक्टिव मेथड के थ्रू या केस स्टडी के थ्रू या पायलट स्टडीज़ के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं और हम इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड हमें मिलती है. तो इस बाय दिस वी कैन से दैट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च conducted for a problem that has not been clearly defined. Exploratory research वो रिसर्च होती है जिसमें जो कि कंडक्ट की जाती है, एक ऐसी रिसर्च होती है जो कि कंडक्ट की जाती है एक ऐसी समस्या के लिए जो कि बहुत क्लियर तरीके से डिफाइन नहीं होती है. और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैसे हेल्प करती है? Exploratory research helps determine the best research design, data collection, and method and selection of subject. मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जब हम रिसर्च करते हैं तो उसी रिसर्च के दौरान ही हम जो भी मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट लेते हैं उसी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आर नॉट यूजुअली यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. मतलब हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं एक्सप्लोरेटरी. हम
इंफॉर्मेशन ज़रूर गैदर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्योंकि वो पहले से वो रिसर्च उस फील्ड में हुई ही नहीं है, पहली बार वो रिसर्च की जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्ट होता है। तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हम किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हैं बाय themselves, but they can provide significant insight into a given situation। आपको एक दूरदर्शिता दे सकता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बट आप उसके उस रिसर्च के बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज एन इंडक्टिव descriptive approach developed from phenomenological philosophy. Its aim is to describe an experience as it is actually lived by the person। मतलब ये रिसर्च बेसिकली किसी फेनोमेना को लेके की जाती है। ये भी एक तरह की डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है जिसमें व्यक्ति के उसके अनुभव हैं, हो सकते हैं उस पर्सन के जिसको उसने जिया है। तो इस तरह की रिसर्च को हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रैकेटिंग टेकन फॉर ग्रांटेड assumption and usual ways of perceiving। मतलब वो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस्ड के बेसिस पे ये रिसर्च की जाती है कि उसने जो भी एजम्पशंस किए हैं वो उसका परसेप्शन है। दे आर बेस्ड इन अ पैराडिगम ऑफ पर्सनल नॉलेज, उसका पर्सनल ज्ञान हो सकता है, एंड सब्जेक्टिविटी, एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन। बेसिकली ये एक तरह का परसेप्शन है। ये जो रिसर्च है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो है, वो बेसिकली किसी भी पर्सन का पर्सनल व्यू हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, उसका अपना व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। As such, they are powerful for understanding subjective experience, gaining insight into people's motivation and action, and cutting through the clutter of taken for granted assumption and conventional wisdom। मतलब बेसिकली जो भी वो अनुमान लगा रहा है पर्सन, उसके अपना जो व्यक्तिगत ज्ञान है उसके तहत जो वो चीज़ों को परसीव, जिस नॉलेज को वो परसीव कर रहा है, और उस परसेप्शन से जो अजम्पशन वो ले रहा है, और उस अजम्पशन उस एक्सपीरियंस के द्वारा जो उसने बातें बताई हैं कि उसको ऐसा लग रहा है, वो उसका रिसर्च हो सकता है। तो पर्पस ऑफ रिसर्च बेसिकली यही है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, इसमें डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या मेन अप्रोचेस होते हैं रिसर्च की। अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा कितने टाइप्स ऑफ रिसर्चेस होते हैं, जिसमें मेन जो टाइप ऑफ रिसर्चेस हुए वो कौन कौन से हो गए। आपका बेसिक फंडामेंटल या प्योर रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च, तीसरा आपका एक्शन रिसर्च, चौथा जो मुख्य रिसर्च है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तहत हम हिस्टोरिकल मेथड ले लेते हैं या सर्वे मेथड ले सकते हैं। इसके अलावा 2-3 रिसर्चेज और इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने पढ़ी ही हैं, जैसे कोरिलेशन रिसर्च हो गया, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने पढ़े। इसके अलावा अब हम कौन से अप्रोचेस को यूज़ करते हैं इन रिसर्चेस में, तो सबसे पहली जो अप्रोच है वो है आपकी क्वालिटेटिव
रिसर्च, दूसरी अप्रोच आपकी है क्वांटिटेटिव और तीसरी आपकी है मिक्स्ड मेथड। तो सबसे पहले हम दोनों अप्रोचेस को देखेंगे। जो जनरल अप्रोच होती है रिसर्च की, इन सोशल साइंस एंड अदर डिसिप्लिन द फॉलोइंग टू रिसर्च मेथड्स कैन बी अप्लाइड। दो मुख्य मेथड अप्लाई होते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। क्वालिटेटिव अप्रोच क्या है? क्वालिटेटिव is understanding of human behavior and the reason that governs such behavior involves analysis of data using from interview, pictures और objects। मतलब ऐसे अप्रोच जिसमें हम नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं, और जब हम नंबर्स का नहीं यूज़ करते हैं तो उसमें हम बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर्स को हम कैसे गवर्न कर सकते हैं थ्रू कैसे डेटा हम लेंगे ह्यूमन बिहेवियर के लिए, जिसमें आपका इंटरव्यू बेसिस पे हम जब कोई डेटा लेते हैं, या किसी पिक्चर्स के द्वारा, कोई वीडियोस के द्वारा, या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं या हम उसका रिलेशनशिप देखते हैं। तो इस तरीके से जो दो मुख्य अप्रोच आपकी हुई वो हो गई आपकी क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम बेसिकली आपके ओपिनियंस हो गए, आपका क्वेश्चनायर हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो ये इसमें किसी तरह के नंबर्स नहीं होते हैं बट क्वालिटीज़ रिलेटेड होते हैं, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर्स को चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव में डेटा में न्यूमेरिकल डेटा और उसके रिलेशनशिप को हम देखते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज research dealing with phenomena that are difficult or impossible to quantify mathematically, such as belief, meanings, attribute and symbols। वो रिसर्चेस जिसमें किसी तरह का कोई नंबर नहीं होता है, किसी तरह की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, और उसमें हम बेसिकली हम केवल फेनोमिनास को डील करते हैं, और किसी तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रीजन दैट गवर्न सच बिहेवियर। मतलब हम जब इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, और फिर हम चेक करते हैं कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, या किसी बिहेवियर को गवर्न करने के लिए जब हम कोई कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। द क्वालिटेटिव मेथड इन्वेस्टिगेट दैट व्हाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट व्हाट, वेयर एंड व्हेन। क्वालिटेटिव रिसर्च के तहत हम केवल ये नहीं देखते हैं कि क्या, कहाँ और व्हेन मतलब कब, ये सब ना देखते हुए हम द क्वालिटेटिव मेथड ये इन्वेस्टिगेट करता है व्हाई एंड हाउ। कोई भी डिसीजन मेकिंग जब लेते हैं तो उसमें क्यों और कैसे, ये चीज़ें देखते हैं। केवल यही नहीं देखते हैं कि क्या, कहाँ, कैसे, इन बातों पे गौर नहीं करते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर में आता है। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च is generally made up of using scientific method which can include the generation of models, theories and hypotheses। मतलब क्वांटिटेटिव, अब पहले हमने देखा था क्वालिटेटिव, अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड में
मॉडल्स, थ्योरीज और हाइपोथेसिस के लिए, और द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स फॉर मेजरमेंट, इसके लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। कलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल डेटा के लिए, मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, और साथ साथ जब हम रिजल्ट का इवैल्यूएशन करते हैं तो इसके लिए भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव होता है, फ्रॉम फैक्ट टू थ्योरी। इसके अलावा ये एक्सप्लोर करता है फैक्टर्स दैट कुड एक्सप्लेन व्हाई अ गिवन इवेंट अकर्स। इसके अलावा it establishes patterns, develop theory for understanding how and why an event occur. ये क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको रिसर्च और उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो।